गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वो क्या होती है। अ CPU is the brain of the computer and performs the main work. The main function of CPU are it stores data as well as result. It processed the data entered. CPU consists of three main units and it gives result to the output device that is monitor. ठीक है, तो देखो CPU जो होता है ना वो इसका मेन फंक्शन होता है। किसी भी सिस्टम में देखा जाएगा ना तो बाकी सारी इसकी बॉडी होती है, लेकिन उसका जो जहाँ से वो ऑपरेट होता है वो होता है उसका CPU, जिसे उसका दिमाग भी या उसका ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी हम प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या जितने भी ऑपरेशन उसमें करना चाहते हैं वो सब किसके थ्रू होता है, CPU के थ्रू। ठीक है, तो CPU में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ये डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जितना भी रिज़ल्ट वगैरह होता है जो हमने जिस प्रोग्राम पे काम किया या जो भी प्रोसेस को करने के लिए दिए, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको भी वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, जो डेटा हम उसको देंगे उसको वो प्रोसेस करता है। ठीक है, सो वर्क करता है। CPU जो है मेनली तीन यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, मदरबोर्ड हुआ। ठीक है, इसमें लगे मेन तीन यूनिट्स होती हैं, लेकिन कई सारी उसमें सब यूनिट्स भी होती हैं। इट गिव्स रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस दैट इज़ मॉनिटर। ठीक है, और इस पर वर्क करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो हमें मॉनिटर पर मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस में जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है, रिज़ल्ट शो करता है। जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे वो शो कहाँ होता है, मॉनिटर पे यानी स्क्रीन पर। इसलिए ये क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। CPU कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन यूनिट्स। अब देखो CPU जो है वो तीन यूनिट से मिलकर बनी होती है। फर्स्टली इसकी मेमोरी यूनिट। ठीक है, दिस यूनिट स्टोर्स द डेटा और इन्फॉर्मेशन इधर परमानेंटली और टेम्परली। ठीक है, अब देखो जो मेमोरी यूनिट है वो वो दो टाइप की होती है, एक परमानेंट होती है और टेम्परली। तो जो डेटा हम उसको देते हैं या उसको प्रोसेस करते हैं, या तो टेम्परली इस पर वर्क करेगा या फिर परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी मेमोरी यूनिट होती है। सेकंड होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। ठीक है, अब देखो ALU जो होता है ये क्या करता है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन। ठीक है, ये भी उसका कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, और ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है मेनली कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर जो इसका इन्वेंशन किया गया था, इसका जो मेन पर्पस था वो था कैलकुलेशन कराना। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहती थी उनको करने के लिए। ठीक है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल जो यूनिट होती है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन, मेन काम क्या होता है, उस कंप्यूटर की कैलकुलेशन को करना। ठीक है, और लॉजिकल डिसीजन को लेना। थर्ड इसका पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है, देखो ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में लगी होती हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट जो होता है ये जितने भी फंक्शंस हम कंप्यूटर में करते हैं या जो भी प्रोग्राम ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती है, मेमोरी का वर्क या फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, मेमोरी का क्या काम होता है, वो डेटा को स्टोर करके रखती है, या फिर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको स्टोर करके रखती है। इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं तो अपन जैसे प्रोग्राम वगैरह होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, या फिर अगर हम उस पर कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्रोसेस करता जाएगा। ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ये प्रोसेस करने के बाद हमको इसका आउटपुट देता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जो इंटरनल यानी कि जो इनकी इंटरनल इनबिल्ट होती है, या फिर इसको इंटरनली कंप्यूटर में इसको लगाया जाता है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सेकंड होता है एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल रूप से लगाई जाती है और इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। It is also called the main memory of the computer. It is the workspace area within the computer where the data and instruction are stored. ठीक है, तो देखो
जो इंटरनल प्राइमरी मेमोरी होती है, इसकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। ये जो जितना भी हम उस पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक वर्क स्पेस एरिया होता है कंप्यूटर के अंदर। यानी कि अगर मेमोरी नहीं होगी, इंटरनल मेमोरी, तो आपके पास कितना ही अच्छा हार्डवेयर हो, कितने अच्छा सॉफ्टवेयर हो, वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर स्पेस ही नहीं मिलेगा काम करने के लिए। तो एक टाइप का प्लेटफॉर्म होता है ये इंटरनल मेमोरी, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं हम। देयर आर फर्दर 2 पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है इसका रैम। तो देखो, रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द एरिया वेयर ऑल डेटा गेट्स स्टोर्ड while working on the computer. It allows us to read from the write to location within RAM. So it is called read write memory. देखो, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं या इसको एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि हम उस प्लेटफॉर्म पर उस प्रोग्राम को रन करा सकें, ठीक है। सपोज़ अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो गेम खेलने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर आप अपनी इस एप्लीकेशन को रन करा सकें, ठीक है। अगर वो आपके पास रैम नहीं होगी तो आपका ना तो गेम चलेगा, ना ही आपका वीडियो प्लेयर चलेगा, ना ही आपका म्यूज़िक प्लेयर चलेगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप कोई अगर हाई लेवल का गेम, हाई रिजोल्यूशन वाला गेम खेलना है जिसका जो डेटा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रैम भी उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 4 GB 8 GB रैम का जो मोबाइल वगैरह आते हैं, ठीक है, इनमें आप हर टाइप के गेम्स को रन करा सकते हैं, ठीक है। देखा होगा पबजी वाले जो प्लेयर होते थे, ठीक है, वो हाई रैम वाले फ़ोनों का यूज़ करते थे, क्योंकि 1 GB और 2 GB वाले रैम वाले फ़ोन में ये गेम नहीं चलते थे, ठीक है। ये फिर बड़ी मुश्किल से चलते हैं, अटक अटक का चलते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी ही बड़ी एप्लीकेशंस को वो आसानी से एग्जीक्यूट करा सकता है, ठीक है। अब इसको देखो रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप जब उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। या उसमें आप हो सकता है जैसे मानकर चलो वर्ड ऑफिस है, आप उस पर कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस पर अपना वर्क कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आप राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर विच मीन्स दैट while writing text we need to save it if in case power fails then all the text written will get deleted, ठीक है। तो उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल क्योंकि ये अस्थायी रूप से होती है। मानकर चलो अगर आप कोई सी एप्लीकेशन पर कोई वर्क कर रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हो, या आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह पर कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम अगर पावर चली जाती है, ठीक है, लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता, तो आपने जितना भी वर्क किया है आपको उसे सेव करने का मौका नहीं मिला, और वो जो वर्क किया वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। फ्रॉम दिस मेमोरी वी कॉपी डेटा टू स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपीज, मैग्नेटिक टैप्स, MO एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब देखो आपने जितना भी वर्क किया, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, अब आपको उसको अगर कहीं पर स्टोर करके रखना है तो उसको स्टोर आप कहाँ कर सकते हो? कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस में, ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे फ्लॉपी हुई, मैग्नेटिक टेप्स हुआ, MO हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका रोम। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम। द इंफॉर्मेशन इज बर्न्ड इनटू रोम एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फ्रॉम द रोम। वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर्ड ऑन रैम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या रोम बायोस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हमने रोम के बारे में पढ़ा, सॉरी रैम के बारे में पढ़ा, अब हम रोम के बारे में जान लेते हैं। रोम क्या होता है? रोम एक टाइप की इनबिल्ट मेमोरी होती है जो जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम इसको सेट कर दिया जाता है, इसको इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन सेट किए हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो मेमोरी काम करती है। अगर इसका आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखते हैं तो हमारे घर में जो टीवी का रिमोट होता है, ठीक है, टीवी का रिमोट होता है, जब इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए जाते हैं कि आप अगर जो प्लस वाला जो की होती है उसको प्रेस करेंगे तो आवाज़, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ेगी, माइनस वाले से कम होगी। जो चैनल जिससे बढ़ते हैं उससे चैनल बढ़ेंगे, जिससे चैनल कम होते हैं उससे कम होते हैं। अगर आप चैनल बढ़ाना चाहते हैं और चैनल कम करने वाला बटन दबाएंगे तो क्या चैनल बढ़ेंगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन पहले से ही इनबिल्ट हैं,
सेट हैं उसमें, ठीक है। तो यही रोम का काम होता है। द रोम बायोस सेट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट फॉर द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो सारे एक प्रोग्राम के सेट के रूप में, ये इंस्ट्रक्शन के सेट के रूप में वहाँ पर पहले से ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और आप उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने वर्क को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है या इसको सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं। वी नीड सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज द प्राइमरी मेमोरी इज़ नॉट इनफ टू स्टोर लार्ज प्रोग्राम, तो दो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी बट इट कैन ऑल्सो बी इरेज्ड। देखो अब हमने यहाँ पढ़ा था कि रैम जो होती है, ठीक है, रैम पर हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। रैम में हम डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज, मैग्नेटिक डिस्क, etc, ठीक है। तो इन स्टोरेज डिवाइस को हम कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन परमानेंट मेमोरी का मतलब यानी कि आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें डेटा को डिलीट भी करके कर सकते हो। द हार्ड डिस्क इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इट ड्राइव is a set of rigid disks called platters coated with the magnetic material which are stacked inside a metallic box, ठीक है। देखो जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है सेकेंडरी डिवाइस का हार्ड डिस्क, ठीक है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें एक हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसे एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से लगाया जाता है, ठीक है। ये होता है, इसमें एक अंदर एक डिस्क होती है बहुत ही कठोर जिसको बोलते हैं प्लेटर्स, ठीक है, जिस पर एक मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेप यानी एक कोट लगा होता है, ठीक है, और जो कि मेटल के बॉक्स के अंदर फिक्स रहती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क वेरीज फ्रॉम वन मॉडल टू अनदर, ठीक है। अब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसके मॉडल पर डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती हैं आजकल, ठीक है, कई बहुत बड़ी बड़ी मतलब ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क को बना रही हैं। A DVD and CD are plastic sheets. These are circular in a shape and used to store data permanently. अब देखो आपने आज के टाइम तो जो DVD और CD का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक जो DVD और CD होती थी तो इनमें भी डेटा को स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है। या फिर मूवी वगैरह स्टोर करके रख लिया, गाने स्टोर करके रख लिए, या कोई भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुए या फिर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ वगैरह ऑडियो हुई, ठीक है, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। इनका जो शेप होता है वो एक सर्कुलर यानी गोल शेप होता है और ये एक प्लास्टिक की शीट से बनी होती हैं, ठीक है। ये भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती थी, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ अ DVD इज़ लार्जर देन अ CD। इट कैन स्टोर अप टू 7 GB ऑफ डेटा, ठीक है। अब जो देखो जो DVD होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता है वो CD के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो आपने अगर देखा होगा तो एक मूवी 2 सीडियों में आती थी, ठीक है, लेकिन कम से कम एक DVD में 4-5 मूवियाँ आसानी से आ जाती थी, ठीक है। तो इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है DVD की वो CD के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा होती है, लगभग 7 GB के आसपास। अ फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव इज अ डिवाइस विच रिजेंबल अ स्मॉल पेन। इट enables easy to copy of data from a computer to another. Its storage capacity range up to 64 GB, ठीक है। तो पेन ड्राइव से तो सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पेन ड्राइव के बारे में ना सुना हो या उसको ना देखा हो, हर कोई आज के टाइम में इसको यूज़ करता है, ठीक है। इसका यूज़ मेनली डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पर 64 GB लिखा है, लेकिन आजकल 512 GB तक की भी पेन ड्राइव आसानी से मिल जाती है। A memory card is also a storage device that can store up to 32 GB of data. It's used in digital cameras and mobile phone, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड भी आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि आपके फ़ोन में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो मेमोरी कार्ड में स्टोर किया जाता है। इंटरनल मेमोरी भी होती है, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, ठीक है। आजकल कई ज़्यादा कैपेसिटी वाले भी इंटरनल मेमोरी वाले भी फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी अगर आपको लगाना हो तो मेमोरी कार्ड के रूप में उसको लगाया जाता है।
इसकी जो कैपेसिटी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर 32 GB लिखा है, लेकिन कई सारे कार्ड्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि 512 GB तक स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इनका यूज़ डिजिटल जो कैमराज होते हैं उनमें या फिर मोबाइल फ़ोन्स में किया जाता है। अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। अब अगर हम किसी भी चीज़ कोई भी क्षमता है, पावर है, ठीक है, कैपेसिटी है, ठीक है, उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसकी एक यूनिट भी होती है। ठीक है, जैसे शक्ति की यूनिट होती है वाट, ठीक है, अगर हम लाइट की यूनिट देखें तो एम्पियर वगैरह होती है, वोल्ट होती है करंट की। ठीक है, इसी तरीके से जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी भी एक यूनिट होती है, उस यूनिट को हम आगे बढ़ते हैं। तो अ कंप्यूटर वर्क्स विथ ओनली 2 डिजिट्स 1 and 0. These are called binary digits. A computer language consisting of these binary digits is known as binary language. ठीक है, देखो कंप्यूटर मेनली जो लैंग्वेज समझता है ना वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा वो कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। अगर आप उस पर कोई वर्क कर रहे हो, अगर आपने इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस टाइप किया तो इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट होगा बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, 0-1 के लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। उसके बाद ही कंप्यूटर की जो मशीन है, जो कंप्यूटर का CPU है, उस स्टेटमेंट को समझ पाएगा। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा और आगे चल के उस पर प्रोसेसिंग कर सकता है। द डेटा इनपुट इनटू अ कंप्यूटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वंस एंड ज़ीरोज़ फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड इट। ईच ऑफ द डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड अ बिट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, कोई भी इसको कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो, तो पहले वो 1 और 0 में कन्वर्ट होगा ताकि वो कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, तो 0 और 1 जो डेटा होता है, जो डिजिट होती हैं, उनको बिट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी कुछ यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 बिट्स हुई, ठीक है, 4 बिट्स को एक निबल बोलते हैं, 1 निबल। 8 बिट्स को 1 बाइट बोला जाता है। ठीक है, 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट और 1 KB और 1 किलोबाइट कहा जाता है। 1024 KB को 1 MB और 1 मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 MB को 1 GB और 1 गीगाबाइट कहा जाता है। 1024 GB को 1 TB और 1 टेराबाइट कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें आपने अपने इंटरनेट में या अपने स्टोरेज डिवाइसेस में देखा होगा। जैसे आप अगर इंटरनेट चलाते हो तो आप उसमें जो डेटा कंज्यूम होता है उसमें आप देखते हो कि उसकी जो स्पीड है, कभी 200 KB आ रही है, 164 KB आ रही है, ठीक है, या 1 MB आ रही है, या फिर आपका डेटा इतना 300 MB ख़त्म हो गया, 400 MB ख़त्म हो गया, फिर 1 GB हो जाता है। ठीक है, तो इनकी ये यूनिट्स हैं। ठीक है, वो जो इंटरनेट कंजम्पशन है उसकी यूनिट है, वो भी एक स्टोरेज ही है। ठीक है, अगर आप अपना कार्ड देखते हो तो कार्ड भी 512 MB का आ रहा है, 512 GB का आ रहा है। ठीक है, 1024 GB का आ रहा है। ठीक है, सॉरी 1024 GB का नहीं आता। ठीक है, ठीक है, तो ये उनकी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।